वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल और ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो आज का जो डिस्कशन है ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही उम्दा रहने वाला है। करंट और स्टैटिक का एक प्यारा सा मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा और हर एक जो आर्टिकल डिस्कस करूंगा उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि आर्टिकल को पढ़ने के बाद में आप लोगों को एक मौका मिलेगा अपने आप को टेस्ट करने का कि हाँ यार ये आर्टिकल हम लोगों ने ठीक से सुना है, तो आप लोग उसको लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। जब उसको आप लोग टेस्ट को दोगे, एक तरीके से क्वेश्चन को देखोगे और रिकॉल करोगे, तो पैटर्न काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेगा। और जब वीडियो खत्म हो जाए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 1 मिनट के लिए आप लोग बेसिकली आंखें बंद कर कर रिकॉल करना कि क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। इससे आप लोग चीज़ें जो हैं वो लंबे समय तक याद रख पाओगे और इससे कभी चीज़ें जो है वो भूलोगे नहीं। तो ये छोटा सा काम आप लोग जरूर करिएगा। इसी के साथ में कैसा रहा आज का ये दिन, ये जरूर बताएगा। और देखते ही पूरा महीना जो है वो आप लोगों का जा चुका है। महीने के एंड में हम लोग आ चुके हैं। इसमें जो बीची जो है देखिए एक तरीके से कसर कोई रह गई है कि यार ये काम पूरा कर लेना चाहिए था इस महीने में, वो आप लोग जरूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट महीना जो है उसमें आप लोग चीज़ें पेंडिंग लेके न जाएं और अपने महीने को शानदार तरीके से आप लोग यूटिलाइज करें, ठीक है। तो ये आज की इसी एक थॉट के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन। काफ़ी प्यारी और शानदार बात यहाँ पर बोली गई है जो बेसिकली आप लोग लाइफ में अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। बोला गया कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनकी लगातार अगर वो बरसती रहती हैं तो बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाती हैं। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास, जो कि कई बार आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा यार ये प्रयास हैं या अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, मतलब एक तरीके से कुछ नहीं, एक तरीके से दिख ही नहीं रहे कि है भी नहीं है, तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कितना बड़ा इंपैक्ट डालकर चले जाएंगे। आप लोगों को एक छोटी सी मैं अपनी खुद की स्टोरी बताता हूँ, आप लोग शायद इसके साथ में कोरिलेट कर पाएंगे। एक टाइम ऐसा था कि मुझे थोड़ी सी कुछ बीमारियां लग गई थी एक दो, जिसकी वजह से मेरी बॉडी का जो वेट है बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पर बेसिकली मुझे जो है किसी के द्वारा सजेस्ट किया, किसी के मतलब डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया कि थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश करो। ये उस टाइम की बात है जब मैं लैपटॉप के सामने 24 घंटे ना घुसा रहता था, आंखों पे चश्मा चढ़ा था, वो सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में देखने को मिल रही थी। तो उससे फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दिया और हेल्थ के ऊपर थोड़ा फोकस देना स्टार्ट किया। तो उसमें एक छोटी सी एक सजेशन दिया गया डॉक्टर के द्वारा। वो सजेशन ये था कि क्या करना है कि हर 1 घंटे चेयर पे से बस खड़ा होना है और 2-4 मिनट घूमना है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, ओनली ये छोटा सा काम करने से भी ना मेरी बॉडी पर बहुत ही ह्यूज इंपैक्ट मुझे देखने को मिला था। यानी कि अगर आप लोग एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो ना, अपने आप को एक्टिव भी रख रहे हो, हर 1 घंटे में उठ रहे हो, 5-7 मिनट घूम ले रहे हो, पानी पी ले रहे हो, उसके बाद में कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से नहीं, मतलब एक जब आप लोग बैठे तो एकदम खड़े होकर थोड़ा सा घूमने वाला जो प्रोसीजर है वो आप लोग की एक जगह जो स्टेटिक जो आप लोगों का बॉडी हो चुका है उसको बेसिकली थोड़ा सा ब्रेक मिलता है और बॉडी में आप लोगों की एक तरीके से एक्टिविटी होती है, तो उससे भी आप लोगों की बॉडी पर काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। तो ये हालांकि उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि यार क्या फालतू की बातें बोली जा रही हैं, क्यों मुझे लग रहा है बार बार खड़े होकर करने क्या है, क्योंकि आप लोग को पता है एग्जाम आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं 3-3 घंटे तो वैसे ही बैठने की आप लोग को आदत पड़ी जाती है, तो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन रियलिटी में यहाँ पर ये है कि ये बॉडी के ऊपर बड़ा ही नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही थी उस टाइम पर। फिर जब मुझे पता चला यार ये छोटी सी चीज़ इतना बड़ा चेंज कर सकती है, तो आप लोग खुद देखो कि कोई छोटे छोटे स्टेप अगर लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट करोगे तो कितना बड़ा चेंज करेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग अगर अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप लोग क्या करिए, जैसे जिसको मॉर्निंग में उठने में दिक्कत होती है तो कोशिश करो कि डेली 5-5 मिनट आप लोगों को बेसिकली अपना अलार्म जो है वो नीचे वो सेट करना है। जैसे आज 6 बजे उठ रहे हैं, कल को क्या करना है आप लोगों को 5:55 पे लगा देना है, फिर अगले दिन 5:50 पर लगा देना है। ये 5-5 मिनट करते करते भी आप लोग देखो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग 5:30 बजे उठना स्टार्ट हो जाओगे, अगले हफ्ते में आप लोग 5 बजे उठना स्टार्ट हो जाओगे। तो ये तरीका होता है, पर लेकिन इसमें ना पेशेंस की जरूरत होती है, जो धैर्य जिसको आप लोग बोलते हैं, और मैक्सिमम लोगों में उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से हम लोग जो डिसाइड करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं और फिर बोलते हैं कि यार ये चीज़ें हमारे बस की नहीं है। बस की यार सबके साथ में सबके बस की सारी चीज़ें हैं, सब एक ही तरीके से अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं, तो हर एक इंसान के पास में उतना ही टाइम है। तो फिर ऐसा कैसे हो गई कुछ लोगों की बस की हो गई वो चीज़ और कुछ लोगों की बस की नहीं हुई। तो ये बेसिकली हमारा एक तरीके से नहीं सोचने का तरीका है जो हम लोग को एक इंसान इस तरीके का बनाता चलता है कि हम लोग हमेशा एक ऐसे जोन में रहते हैं कि हम लोग को लगता है कि यार ये चीज़ें हमसे हो ही नहीं पाएंगी, जो करते हैं वो किसी और ही ग्रह के प्राणी होते हैं। तो वो टेंडेंसी आप लोगों को छोड़नी पड़ेगी। उस टेंडेंसी को जिस दिन आप लोगों ने छोड़ दिया, आप लोगों की जिंदगी में भी आविष्कार और चमत्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे। आविष्कार तो आप लोग खुद करोगे और चमत्कार अपने आप होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आविष्कार भी अपना भी हो जाएंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये बात जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आएगी। बाकी इसके बारे में आप लोग का क्या सजेशन है, तो आप लोग भी अपने विचार शेयर कर दिया करो यार, मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या सोचते हो और क्या आप लोग चीज़ों को किस तरीके से लेकर चल रहे हो।
तो अप्रैल का महीना है, आज का दिन जो है ये है बेसिकली जो इंपॉर्टेंट डे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है यहाँ पर वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। यानी कि जहां पर कोई आप लोग काम करने जाते हैं तो वहां पर इंसान की हेल्थ और उसकी सेफ्टी के बारे में बात की जाती है, क्योंकि अगर जहां पर काम कर रहा है वहां पर उसकी हेल्थ और सेफ्टी जो है वो उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो फिर वो काम ही किस काम का जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर दे। इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पर अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी आप लोग इस तरीके से देखने को मिलेंगी बातें कि लिखा गया है 8वें गोल के अंदर में कि डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि एक तरीके से डिसेंट वर्क होना चाहिए, वहां पर एक काम करने का सही तरीके से वहां पर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर अच्छे से इंसान जो है वो बैठकर काम कर सके। ऐसा यहाँ पर एक आप लोगों को बेसिकली माहौल मिलना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर चीजें चले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी इस बारे में बातें करता है। एक कोई लड़की है अगर उसको नाइट शिफ्ट मिल जा रही है, वो अपना काम कर कर प्रॉपर टाइम से एक तरीके से अपने घर पर पहुंच जा रही है एक तरीके सेफ्टी के साथ में, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। आजादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतना तो यार कम से कम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना कि हाँ अपने देश में ये छोटी छोटी चीजें हम लोग चेंजेस करें और जिससे हमारी जिंदगी जो है वो थोड़ी इंप्रूव होती नजर आए। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जहां काम किया जाता है वहां पर लोग जो है वो सेफ रहें, वहां पर उनको जो है कोई दिक्कत देखने को न मिले, चाहे हेल्थ के बारे में बात करें या फिर कोई भी दूसरे चैलेंजेस आ रहे हैं जैसे टेक्नोलॉजी को लेकर, डेमोग्राफी को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो उनके ऊपर फोकस देना है। ये जो डे होता है जहां पर भी काम के बारे में बात की जाए, वर्कर के बारे में बात की जाए, आंख बंद कर वहां पर याद रखना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये बॉडी है, यहां पर ऐसी जगह काम करती है, आप लोगों को नजर आती है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो 2003 से ज्यादा पुराना नहीं है, ताजा ताजा ही है, आप लोगों को देखने को मिलेगा ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर थीम के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। थीम का मतलब ये होता है कि इस साल इस एरिया पर फोकस हम लोग करेंगे। जैसे मैं बोलूँ ना आप लोगों को कि अब की साल क्या करने वाले हो, कि अब की साल तो यार कुछ भी हो जाए अपना ना ये पर्टिकुलर काम कंप्लीट करना है, अब की बार ना सिलेक्शन लेके ही छोड़ना है, ये साल तो पूरा सिलेक्शन के नाम और अगले साल पूरा जिंदगी के मौज के नाम, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर थीम जो है उसमें बोला गया कि पार्टिसिपेशन एंड सोशल डायलॉग इन क्रिएटिंग ए पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। तो एक ऐसा माहौल बनाने की बात की जा रही है और सब पार्टिसिपेट करेंगे तभी ऐसा माहौल बनेगा। आप लोगों ने सुना होगा ना मोदी जी का नारा भी, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, और तभी तो होगा एक तरीके से सबको तभी मजा आएगा। तो इस तरीके से सभी को साथ में लेके चलना है तभी सारी चीजें अच्छे से चलेंगी, ठीक है। तो ये था बेसिक डे जिसके बारे में थीम भी मैंने आप लोगों को बता दी, तो इसको आप लोग अच्छे से देखकर चलिएगा, ठीक है। रेगुलर 2 वीडियो यार इस चैनल पर आती है, एक तो होती है द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन जो कि मॉर्निंग में आता है, पूरा कंप्लीट न्यूज़पेपर कवर किया जाता है, और दूसरी होती है नैनो मैगजीन। इसमें आप लोगों को नॉर्मली क्या क्या रहता है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, ये मेनली आप लोगों के आर्टिकल यहाँ पर कवर किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आप लोगों को मैक्सिमम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है जिसको आप लोग बेसिकली एक कंबाइंड करंट और स्टैटिक का मिक्सचर आप लोगों का रहता है जो आप लोगों को हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के अंदर गवर्नेंस के पोर्शन के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और देखो यार ये तो टॉपिक मैं आप लोगों को ऐसा बोलूंगा, इसको तो आप लोग कंठस्थ करके जाना है, ठीक है, क्योंकि पूरे साल पिछले 2 साल से ये टॉपिक जो है इतना न्यूज में है कि यहाँ पर बेसिकली अतकी मचा रखी है इसने। अतकी कैसे मचा रखी है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए हमारे देश में ना बहुत सारी एनजीओ आप लोगों ने देखी होगी, एनजीओ का नाम सुनते ही कई सारे तो नेगेटिव थॉट आते हैं माइंड में कि अच्छा एनजीओ बना ली, टैक्स बचाएगा, इसका मतलब टैक्स की चोरी करेगा, तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन एनजीओ जो थी ना ये एक पर्टिकुलर अच्छे पर्पज के लिए बनाई गई थी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट जो है वो पार्टिसिपेट ना करे, एनजीओ ही यहाँ पर काम करे। जैसे मान लीजिए एक एनजीओ बनाते हैं हम लोग और हम बोलते हैं कि हमारे एरिया में जितने भी कूड़े करकट है हम लोग उनको साफ करेंगे मिलकर, और उसमें कंट्रीब्यूशन सारे वो बच्चे देंगे जो मिलकर काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एक फ्रेंड है जो कि बेसिकली साथ में जिसने मेरे साथ में अपनी जो है इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और फिलहाल अपनी एनजीओ चला रहा है। उसने अपने गांव में आसपास में उसने काफी साफ सफाई की, वहां पर उसने अपनी जो पंचायत है उसके अंदर एक बच्चों की लाइब्रेरी बनवा दी है। और इसी के साथ में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी जब उससे बातें कर रहा था मैं, जो प्रधान है ना, प्रधान को शर्म आने लगी उनके सामने खड़ा होते हुए। क्यों? क्योंकि प्रधान इतना काम नहीं कर रहे जितना काम वो लोग कर दे रहे हैं, और जबकि किसी से पैसा नहीं मांग रहे हैं कुछ भी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वो बेसिकली जॉब करने वाले बंदे हैं, ठीक है, तो कमाने वाले बंदे हैं, तो वहां पर अपने आप में मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं और जहां पर अच्छा लगता है उससे काम से कर लेते हैं। जैसे आप लोग बोले ना कि बहुत सारे बच्चे से ऐसे फैमिली के सिलेक्शन हो रहा है बहुत सारों के, ठीक है, तो उनको बोला जाए कि यार आप लोग ना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो। इससे क्या करेंगे हम लोग, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में किताबें नहीं है वो किताब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे तरीके से चलती है बेसिकली एनजीओ। तो ये एनजीओ जो होती है नॉर्मली बनाई गई थी भले के लिए, पर लेकिन लोगों ने क्या काम करने स्टार्ट कर दिया, इसका कई जगह नेगेटिव इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिया। जैसे किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में
एनजीओ को पैसे दे दिए और बोले कि जितने भी तुम्हारे वर्कर हैं उनको लगा दो देश के अंदर में दंगे भड़काने। ऐसी ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती हैं। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर एनजीओ गवर्नमेंट तक गिरा देती है, ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में भी कई बार यहाँ पर गवर्नमेंट का यही आरोप रहता है एनजीओ के ऊपर कि एनजीओ जो है उस टाइम पर जब हमारे देश में किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें बोला गया कई सारी एनजीओ ने काफी नेगेटिव रोल प्ले किया एक तरीके से, यानी कि किसानों के लिए तो पॉजिटिव रोल प्ले किया पर गवर्नमेंट का मानना था उनके द्वारा नेगेटिव रोल प्ले किया गया उस प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। इस तरीके से बातें देखने को मिलेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमारी कंट्री में यहाँ पर जब उसके प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उसमें बोला गया बहुत सारी एनजीओ का वहां पर एक तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा उस प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। और ये एनजीओ वो रहती है मैक्सिमम जिनमें बाहर से पैसा आता है काफी ज्यादा। तो अभी रिसेंटली इसी के ऊपर बवाल ये मच रहा था कि इन एनजीओ के जो है वो लाइसेंस कैंसिल किए जाए क्योंकि ये देश की शांति को भंग कर रही है, देश के कानून अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस काम के लिए बेसिकली यहाँ पर ये आई है वो काम यहाँ पर नहीं कर रही है। तो इसके चलते इसका जो पट्टा रहता है एनजीओ का, पट्टा शब्द हालांकि आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा ओड लग सकता है पर लेकिन रियलिटी में पट्टा ही होता है कि जो एनजीओ के गले में डाले रखती है होम मिनिस्ट्री और जब भी मन करता है उसको खींच देती है। क्या है उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। अभी यहां पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है ये क्या बोलता है कि बाहर से अगर आप लोगों के पास में कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यानी कि कोई बाहर का देश या कोई बाहर का इंसान, मान लीजिए बिल गेट्स वैसा है जैसे कि इलोन मस्क बैठा है, इलोन मस्क बोले वाह यार स्टडी लवर फैमिली बड़ी अच्छी फैमिली है, ठीक है बड़े अच्छे से पढ़ाई चल रही है, चलो मैं कुछ पैसे देता हूं और जितने भी स्टडी लवर फैमिली के जो बच्चे हैं उनको सबको क्या करेंगे एक एक टैबलेट प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अपनी एजुकेशन अच्छे से ले सकें, ठीक है। तो इससे क्या होगा सबके हाथ में टैबलेट आ जाएगा। पर लेकिन जैसे कि एक बहुत बड़ी एसएलवी फैमिली हो गई, 1 मिलियन के करीब यहां पर लोग हो गए, वो बोलने लगे कल को इलोन मस्क की पूरी एसएलवी फैमिली को बोलो कि देश के अंदर अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वहां पर बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज खड़ाए, मतलब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे। तो इससे क्या होगा जरा सी देर में पूरे देश के अंदर में जगह जगह लेवल पर प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एनजीओ का गलत इस्तेमाल हो गया उस तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर एक तरीके से आवाज उठाना। पर यही एनजीओ अगर बोले कि पूरे के पूरे यहाँ पर देश के अंदर में 10 लाख लोग हम लोग इकट्ठे हो चुके हैं, एक एक पेड़ लगाने, तो 10 लाख पेड़ सेकंडों में लग जाएंगे, ये आप लोग देखते हैं। तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी पॉजिटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया। अब आप लोग उसको देखिए कैसे यूटिलाइज करना है। तो कई सारी एनजीओ ऐसे काम करती है कि वो बेसिकली नेगेटिव इंपैक्ट डाल देती है, उसके चलते दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो अभी जो ह्यूमन राइट जो यहाँ पर बात करें, जो एनजीओ है जिसका नाम है यहाँ पर कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, तो ये जो एनजीओ है इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गई है। तो ये बेसिकली ह्यूमन राइट के बारे में बातें करती थी, यानी कहीं भी है बस ह्यूमन राइट का इशू उठा लिया, कोई भी मुद्दा हो रहा है तो गवर्नमेंट को लगा यार फालतू में दिक्कतें कर रही है, तो एफसीआर जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब बाहर से पैसा नहीं मिलेगा और पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे काम करोगे। कल को कहीं चलकर प्रोटेस्ट करना है और कहीं चलकर बॉम्ब ब्लास्ट करना है, कहीं चलकर किसी भी तरीके से कुछ किसी को की एक नुकसान पहुंचाना है तो उसके लिए पैसा लगेगा। जैसे प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट कितने लंबे समय तक चला लोगे। अगर प्रोटेस्ट में बोल दो चलो कल को चल के सब प्रोटेस्ट करते हैं, अब आके वहां रुकोगे, खाने के लिए खाना भी चाहिएगा, पीने के लिए पानी भी चाहिएगा, रात को सोने के लिए जगह और ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पूरा एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, तो सब चीजों के लिए पैसा लगेगा। तो अगर पैसा नहीं होगा तो प्रोटेस्ट कैसे चलेगा। तो कोई भी प्रोटेस्ट अगर चल रहा होता है उसके पीछे कोई ना कोई इसको फंड कर रहा होता है, तभी जाकर वो प्रोटेस्ट चल पाता है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है। अभी ये एनजीओ जो है ये बेसिकली बेचारी गुस्सा हो गई है। ये एनजीओ ये बोली कि पहले हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया गया था 180 डेज के लिए, ठीक है। पर लेकिन जैसे ही 180 डेज कंप्लीट होने वाले थे फिर से हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया। तो इसके चलते हाईकोर्ट में पहुंच गए। हाईकोर्ट ने बोला यार देखो तुम्हारा आपसी मामला है, हम लोग जो है होम मिनिस्ट्री के डिसीजन के अंदर इंटरफियर नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया। दिल्ली हाईकोर्ट बोला यार ये ना चीजें अपने पास में रखो, ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो अपने आप सुलझाओ इनको। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया कंप्लीट। यहाँ पर बेसिकली जैसे इसका पीरियड खत्म होने वाला था, ये इसका पीरियड जो था वो खत्म होने वाला था अभी अप्रैल के महीने में, ठीक है। तो उसके चलते इनके द्वारा ये जैसे ही हाई कोर्ट का डिसीजन आने वाला था उसके पहले यहाँ पर फिर से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। तो 6000 के करीब ऐसे जो हमारी कंट्री में एनजीओ थे जनवरी के महीने में उनके सीज किए गए। उनके जो बेसिकली नहीं एक तरीके से अकाउंट वगैरह उनकी जो अकाउंट एक तरीके से देखिए बताता हूँ क्या होता है। वैसे जैसे आप लोग कोई एनजीओ बना लेते हैं तो 5 साल का आप लोग का लाइसेंस होता है। 5 साल में अगर आप लोगों ने कोई बदतमीजी नहीं की है तो इसका मतलब ये कि आप लोग गवर्नमेंट के पास में जाएंगे बोलेंगे रिन्यू कर दो। पर लेकिन अगर बदतमीजी करी है तो आप लोग खुद ही बोलोगे 5 साल पूरे मजे ले लिया अब नहीं जाते, वरना गवर्नमेंट जो है गले में पट्टा डाल लेगी। तो आप लोग खुद ही नहीं जाओगे, गवर्नमेंट खुद ही कैंसिल कर देगी। तो ये कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम एनजीओ तो अपने आप ही नहीं जाती हैं, उनको लगता है कि उन्होंने बदतमीजी काट रखी है, और कुछ को गवर्नमेंट को लगता है बदतमीजी काट रही है तो कुछ को गवर्नमेंट रिन्यू नहीं करती है। तो 6000 एनजीओ ऐसी थी जिनका यहाँ पर पत्ता कटा भी यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली जनवरी के महीने में अगर बात करें 16,888 के करीब 16,888 जो एफसीआर रजिस्ट्रेशन जो थे यहाँ पर एनजीओ के 25 अप्रैल 2022 में यहाँ पर ये डाउन किए गए, जिसमें से 22,000 के करीब जो है वो दिसंबर 31 में आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को ये कंटिन्यूअसली देखने को मिलती रहती है जब एनजीओ के बारे में हम लोग बातें करते हैं।
वैसे अब अगर आप लोगों को ये कानून समझना है पूरा, तो इस एक स्लाइड के अंदर में इस कानून का जिस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। पर लेकिन फिर भी आप लोगों को इसके पूरे नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को न मिले। सबसे पहले बात करते हैं अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, तो 1976 में यहाँ पर ये लाया गया। अगर इस ईयर को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये वही ईयर है जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से लेके 77 तक। तो उस टाइम पर ये लगा कि कई सारी एनजीओ जो हैं वो देश का माहौल बिगाड़ रही हैं, और इंदिरा गांधी जी के द्वारा उस टाइम पर यहाँ पर FCRA के लिए यहाँ पर चीजें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पर बात की गई। तो इसको ओरिजिनली जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो था, इससे पहले अगर बात करें, ये फ्रीली अलाउ किया जाता था, फंड रिसीव किया जाता था, और यहाँ पर एक तरीके से अपने हिसाब से यहाँ पर ये फंड को खर्च किया करती थी ऑर्गेनाइजेशन। 1984 में यहाँ पर ये बोल दिया गया कि जो फंड आप लोगों को मिलेगा वो अपने लिए ही आप लोग यूज करेंगे, किसी और एनजीओ को ट्रांसफर आप लोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि फंड मिला किसी और को, उन्होंने क्या किया, किसी और को पकड़ा दिया कि ये ले तेरे फायदे के लिए तो इसको यूज कर लेना। तो कोई चेक करने वाला था ही नहीं, तो आराम से फंड जो है वो इधर उधर हो जाता था। पर लेकिन अब जो है सारी चीजें प्रॉपर वे में एक पैटर्न में चलने लगी कि जो पैसा तुमको मिला है वो तुम ही यूटिलाइज करोगे, और जिस पर्पज के लिए मिला है उसी पर्पज के लिए यूटिलाइज करोगे। इधर उधर ये पैसा जो है माल पानी नहीं जाना चाहिए। 2010 में 1976 में अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, तो रिपील्ड कर दिया गया और रिप्लेस किया गया यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन, जो कि यहाँ पर जिसको बोला गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, अलोंग विद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल भी लाए गए 2011 में, जिसके चलते कई सारे की चेंजेस यहाँ पर किए गए। वो इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या थे? जब पहले यहाँ पर अगर FCRA का आप लोगों को यहाँ पर लाइसेंस मिल गया तो पूरी जिंदगी के लिए आप लोग उसको एंजॉय कर सकते थे। पर लेकिन यहाँ पर वो जिंदगी जो है वो छोटी कर दी और 5 साल के लिए यहाँ पर बोल दिया कि अब हर 5 साल में आप लोगों को इसको रिन्यू करना पड़ेगा। यानी कि हर 5 साल में जाकर चेक किया जाएगा कि जो यहाँ पर आप लोगों को ये पैसा दिया जा रहा है, जिस पर्पज के लिए पैसा दिया जा रहा है और किस पर्पज के लिए आप लोग इसको यूज कर रहे हो, उसका एक चेक एंड बैलेंस यहाँ पर रखने की कोशिश की जाएगी। ओनली 50% जो फंड है उसको बोला गया आप लोग यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए, यानी कि आप लोग कहीं पर जा रहे हैं, किसी को रख रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो जो भी आप लोगों का खर्चा है, कोई ऑफिस आप लोग चला रहे हैं, 50% फंड उसमें यूज करोगे, बाकी का सारा पैसा जो है उसके लिए यूज करोगे जिस पर्पज के लिए आप लोगों को फंड मिल रहा है। ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर 1976 में नहीं थी, पर लेकिन अब यहाँ पर वो सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। FCRA में फिर अमेंडमेंट किया गया 2020 में और फिर से रीडिफाइन की गई इसकी कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन और कैसे चीजों को यूटिलाइजेशन करना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर FCRA जो है जब से चला अब तक का काफी बार इसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब 5 साल के लिए यहाँ पर आप लोग रजिस्टर करा सकते हैं, हर 5 साल में आप लोगों को उसको क्या करना पड़ेगा, जाकर उसको री रजिस्टर कराना पड़ेगा। FCRA को जो अमेंड किया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कई सारी चीजें की गई, जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया, चेंजेस किए गए, फिर से रीडिफाइन किया गया कि किस तरीके से आप लोगों को बेसिकली चीजों को यूज करना है। फंड जो रिसीव करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए ही उसको यूज करना है, इधर उधर आप लोग यूटिलाइजेशन उसका नहीं कर सकते। वो सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली देखने को मिली। इसी के साथ में एनुअल फ्लो जो है फंड का, जो भी यहाँ पर एक तरीके से कंट्रीब्यूशन में जाता है, ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर जो देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो क्लेम किया था यहाँ पर, तो उसका कई गलत तरीके से यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिली। यानी कि फंड जो है जहां पर जिस तरीके से जिस पर्पज के लिए जा रहा है उसी को आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोविजन लगा दिया गया यहाँ पर, अमेंडमेंट किया गया इसके सेक्शन 7 में, जिसके चलते फंड को यहाँ पर किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो सारी बातें। इसी के साथ में एक सिंगल अकाउंट में आना है, और वो भी कहां पर, SBI की ब्रांच होगी दिल्ली के अंदर, वहीं पर ये फंड आना है, ठीक है। इसी के साथ में इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर बेसिकली बताएगी कि कहां से रेमिटेंस आ रहा है। रेमिटेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज के डेट में आप लोग अपना काम करने जाते हैं कहीं बाहर और वहां से पैसा कमाकर आप लोग अपने घर भेजते हैं, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। आधार कार्ड यहाँ पर बेसिकली मैंडेटरी बना दिया गया ताकि पता चल सके, और कैप लगा दी गई यहाँ पर, जो भी मैंने आप लोगों को बोला था, ये यहाँ पर काफी बड़ा चेंज किया गया। बोला गया था 50% फंड जो है वो आप लोग अपने लिए यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए, या फिर मोटे मोटे तौर पर बोले तो अपनी जिंदगी को अय्यासी से उड़ाने के लिए, और 50% जो है यहाँ पर आप लोग उस काम के लिए खर्च कर सकते हो जिस काम के लिए आप लोगों को फंड मिला है। अभी जो 50% वाली लिमिट है इसको और कम कर दिया गया और इसको 20% कर दिया गया, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं वो 20% है, जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो फंड आया है 80% उसी के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। यानी कि अगर एजुकेशन के लिए फंड दिया गया है तो 80% उसी के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, ओनली 20% जो है वो आप लोग खाने पीने रहने सोने के लिए आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिली। पर लेकिन एक चीज आप लोगों को पता है कि जो चीजें सही होती है उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। यहाँ बोला गया कि कई सारी एनजीओ के द्वारा कि फालतू में रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, नॉन शेयरिंग ऑफ फंड की वजह से कई सारे जो हमारे काम धंधे जो हैं वो रुक गए हैं यहाँ पर, ठीक है। कई सारी एनजीओ के पास में एक्स्ट्रा फंड होते हैं, उनको वो नहीं मिल पा रहा है एक्स्ट्रा, और यहाँ पर एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे हैं।
ये काफी इरेशनल है कि पूरे देश के अंदर में एक ही ब्रांच रहेगी, वहीं पर जाकर सब आप लोग अपना अकाउंट खुलवाएंगे, ये सही नहीं है। इसी के साथ में अनईज हो रहा है ऑपरेशन करने में, सबको दिल्ली में आना पड़ेगा और वहां से ऑपरेट करना है, चाहे देश में कहीं भी जा रहे हैं। और इलॉजिकल भी है यहाँ पर, ये हर एक बात पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला भी गया था कि ऐसा नहीं कि पेगासस का आप लोग सबके ऊपर केस लगा दिए। यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ऐसा नहीं कि हर एक चीज आप लोग जस्टिफाई करोगे कि क्यों कर रहे हो नेशनल सिक्योरिटी, ये क्यों कर रहे हो नेशनल सिक्योरिटी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तर्क भी उसके पीछे होना चाहिए कि सही एक लॉजिक होना चाहिए कि हाँ इसलिए आप लोग ये काम कर रहे हो। तो ये बातें भी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा इसके बारे में बोली गई। तो ये पूरा कानून जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अभी क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आप लोगों को करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसके बारे में पूरा बताया कि यहाँ पर अभी क्यों रिसेंटली ये न्यूज में आ गया। एक पूरा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या फायदे क्या नुकसान और क्यों यहाँ पर इसको बेसिकली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सही आंसर दे पाओगे, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो चूक जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। बोला जा रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में फर्स्ट इनेक्ट किया गया 1976 में और फिर अमेंडमेंट किया गया 2015 में। दूसरा यहाँ पर बोला गया है ये मैंडेटरी है फॉर ऑल द एनजीओ, तो यहाँ पर रजिस्टर करना है उसको एफसीआरए के तहत। तीसरा यहाँ पर बोला गया कि रजिस्टर करना है इज इनिशियल जो वैलिड है वो 3 ईयर के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों को आंसर देखना है कि यहाँ पर ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है आप लोगों को यहाँ पर बताना है। फिर से ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट यानी कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया नोट करेक्ट, यानी कि गलत स्टेटमेंट पूछा गया यहाँ पर। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद भी अगर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे फिर भी क्वेश्चन गलत कर दोगे, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने के बाद में ये जरूर पढ़िए नोट पूछा है या फिर यहाँ पर नोट करेक्ट या फिर करेक्ट पूछा है तो आप लोग सही से आंसर दे पाओगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप लोगों को बताया यहाँ पर ये 2015 नहीं था, यहाँ पर 2010 था, यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया 2010 में इसको अमेंड किया गया, ठीक है। इसी के साथ में ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर 3 साल के लिए नहीं, मैंने 5 साल के लिए बताया। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो गलत वाली स्टेटमेंट अक्सर आप लोग क्या करते हैं, यूपीएससी आप लोग के साथ में जब खेलता है सारी स्टेटमेंट सही सही देता है, बीच में 2 स्टेटमेंट गलत डाल दी, ठीक है, यानी कि गलत वाला क्वेश्चन पूछ लिया। आप लोग फ्लो में गलत सही चल रहा था, इसमें भी आप लोग सही वाला लगा के आगे, पर लेकिन यहाँ पर गलत पूछा गया था। तो इस तरीके से आप लोग को चीजें समझनी पड़ेगी ढंग से। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा होमवर्क के तौर पर, यहाँ पर हर एक मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। 2 मिनिस्ट्री तो यहाँ पर ऐसी जिनके मिनिस्टर आप लोगों को एक ही देखने को मिल जाएंगे, 2 क्या मुझे चलो कुछ नहीं, ठीक है, आप लोगों को आंसर देना है। 2 के यहाँ पर ज्यादा ही काम है अटेम्प्ट करना आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या यहाँ पर, रेगुलेशन एक्ट जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो अभी मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आप लोग यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके चलते क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को चीजों को अटेम्प्ट करके चलना है। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर डाउट होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ओके, ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर रहा। हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी यहाँ पर कवर किया गया, द हिंदू के अंदर भी कवर किया गया, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर ये कवर किया गया। बात की जा रही है किसके बारे में, एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के बारे में, और जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है रायसीना डायलॉग। अभी यहाँ पर ये रायसीना डायलॉग देखने को मिला हमारे देश में। ये बेसिकली अभी यहाँ पर 25 से लेके और यहाँ पर 25, 26, 27, तो यहाँ पर आप लोगों को ये बेसिकली 3 दिन चलता हुआ नजर आया। अगर बात करें रायसीना डायलॉग के बारे में तो 2022 का ये सेशन जो था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इनॉग्रेट किया गया और काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। जो चीफ गेस्ट है यहाँ पर ये आप लोगों के सामने, इनका नाम आप लोग बताइए, बाकी मैं डिस्कस करूंगा तो सारी बातें आप लोगों को बता ही दूंगा डिटेल में। बात क्या की जा रही है यहाँ पर, हमारी कंट्री में अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक डायलॉग होता है जो कि डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2, ये यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है रायसीना डायलॉग के बारे में। तो डिटेल में कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर किसके द्वारा ये डायलॉग इनॉग्रेट किया गया, एक सीधा साधा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। तो ये इनॉग्रेट किया गया हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बनता है कि चीफ गेस्ट यहाँ पर कौन है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है यहाँ पर उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक तरीके से चीफ गेस्ट के तौर पर इनको बुलाया गया है। जब मैं इनका यहाँ पर एक तरीके से लेक्चर सुन रहा था तो काफी सारा इनके द्वारा अप्रिशिएशन भी यहाँ पर किया गया हमारे देश का, कि हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है
वो आज की डेट में लोगों को एक एस्पिरेशन देती है, कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री के लोगों को यहाँ पर ये बताती है कि एक ऐसी डेमोक्रेसी है दुनिया में जहां इतने सारे लोग एक साथ में वोट डालते हैं। तो ये दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं एक ऐसा रीजन बन जाता है सोचने का कितनी शानदार डेमोक्रेसी देश की देखने को मिलती है। फ्लैगशिप जियो इकोनॉमिक और इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली मल्टीलेटरल फॉरेन पॉलिसी एक कॉन्फ्रेंस है, यानी कि बेसिकली इसका पर्पज यहाँ पर ये रहता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ पर क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। अब की बार यहाँ पर 100 से ज्यादा सेशन हुए, लगभग 210 के करीब स्पीकर, लगभग 90 डिफरेंट कंट्री से लोग यहाँ पर आए। तो एक काफी बड़ा एक जमघट आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिला, यानी कि ऐसा नहीं कि बस ऐसे हवा में चीजें चल रही है, एक काफी शानदार तरीके का यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों को नजर आती है। तो शानदार तरीके से यहाँ पर इसके अंदर चीजें आप लोगों को नजर आती है, बहुत ही उम्दा तरीके से यहाँ पर काम आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो कुछ थीम है इसकी, यहाँ पर थीम जो है यहाँ पर इस साल की अगर बात करें तो बात की जा रही है यहाँ पर टेरा नोवा, इम्पेशेंट और इम्पेयर्ड। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा भावहीन, अधीर या फिर संकटग्रस्त। तो ये थीम रखी गई है 2022 का जो रायसीना डायलॉग है। ये तो नॉर्मल एक थीम आप लोगों को देखने को मिलेगी, बाकी अलग अलग भी यहाँ पर थीमों को डिसाइड किया गया है। तो टोटल मिलाकर 6 अलग से थीम यहाँ पर है। तो ये मेन थीम आप लोग याद रखिएगा, एक बार को इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, आंसर राइटिंग में आए तो एक बार को यूज कर सकते हैं, पर ये वाली आप लोग जरूर याद रखिएगा। बात की जा रही है एंड ऑफ मल्टीलेटरलिज्म इन नेटवर्क ग्लोबल ऑर्डर। दूसरा बात की जा रही है रीथिंक डेमोक्रेसी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड आइडियोलॉजी। तीसरा बोला गया यहाँ पर कम्युनिटी इंक, फास्ट रेस्पॉन्डर टू द हेल्थ, डेवलपमेंट एंड प्लैनेट। वाटर, बेसिकली बात की जा रही है कैकस के बारे में, एक तरीके से ट्रिबलेंट टाइड इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इसी के साथ में सैमसंग वर्सेज गलतिक के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर परसिस्टेंट एंड रेंटलेस टेक्नोलॉजी वो जो आप लोगों को देखने को मिलती है। अचीविंग द ग्रीन ट्रांजिशन, जो कि यहाँ पर मिलकर काम करना है, कॉमन इंपेरेटिव और डाइवर्जिंग जो रियलिटीज। ठीक है, तो ये आप लोगों को अलग अलग थीम इसकी देखने को मिलेगी। बेसिकली थीम का मतलब क्या है, यानी कि इन टॉपिक्स के ऊपर लोगों को बात करने के लिए दी गई। जो यहाँ पर बोला ना कि लगभग 100 से ज्यादा सेशन होंगे और 200 से भी ज्यादा लोग बोलेंगे, तो ये इन थीम्स के ऊपर बोलेंगे, अलग अलग मुद्दों के ऊपर इन थीम्स को इसलिए यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा पाएंगे इनका मतलब क्या है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर रायसीना डायलॉग के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोगों को इसके बारे में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो डायलॉग है ये जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स, यानी कि भू अर्थशास्त्र और भू राजनीतिक से रिलेटेड यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये नया नया ताजा ताजा अभी बनाया गया है, जैसे दुनिया में अलग अलग लेवल पर आप लोगों को ये कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है। इसका जो बेसिकली यहाँ पर इसका थॉट जो निकाल कर लाया गया है, जैसे आज की डेट में हमारी कंट्री में मैक्सिमम चीजें जो है किसी न किसी से इंस्पायर होकर हम लोग लेकर आए हैं। तो ये किससे इंस्पायर होकर लाए हैं, देखिए शब्द आप लोग ढंग के यूज करना, अगर कहीं पर लिखने के लिए आ जाए आप लोग वहां पर बोले कि हम लोगों ने कॉपी कर लिया है, तो कॉपी करना वर्ड सही नहीं होगा, हमने अपना संविधान कॉपी कर लिया है, तो कॉपी नहीं किया गया। कॉपी करना मतलब होता है ऐसा कैसे ही कॉपी करके डाल देना, उसमें कई सारी चीजें इंटीग्रेट की गई हैं, तो उसको कहते हैं उससे इंस्पायर्ड हम हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो संग्रीला डायलॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि सिंगापुर में होता है। तो उससे इंस्पायर्ड होकर हम लोगों ने अपने देश में यहां पर रायसीना डायलॉग जो है वो स्टार्ट किया। तो संग्रीला डायलॉग से इंस्पायर्ड होकर रायसीना डायलॉग हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोग याद रखिएगा, कोई भी माइंड में आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में 2016 में इसको स्टार्ट किया गया। तो यहां पर 16 में स्टार्ट किया गया। इसका एम बेसिकली यही है कि प्रेजेंट टाइम पर जो भी चीजें चल रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने, जो भी चैलेंज है उसके बारे में हम लोग बातें करें और आकर चीजों को डिस्कस करें। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ही आता है माइंड में कि ये कौन होस्ट करता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारी कंट्री में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करके यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट तरीके से एक सोच विचार करने वाली एक बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आप लोग को देखने को मिलेगा। और मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी इसके हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर का मतलब सेंटर है, उसके हेडक्वार्टर तो एक ही होता है। ठीक है, और बाकी ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो कि एस जयशंकर साहब के अंडर में है, उसके साथ में मिलकर यहाँ पर ये रायसीना डायलॉग जो है उसको ऑर्गेनाइज कराता है। ये जो कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर ये बेसिकली अलग अलग कंट्री के लीडर को एक साथ में लाती है, पॉलिटिक्स, सिविल सोसाइटी, मीडिया, वो सब मिलकर यहाँ पर बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे संग्रीला डायलॉग में जाकर बातें की जाती है, उसी पैटर्न पे यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अभी क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, उससे पता चलेगा ये आर्टिकल कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पर क्या क्या बातें की जा रही है, यहाँ पर क्या क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया, ये इसके बारे में बातें कर ली। चीफ गेस्ट कौन है, किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, कौन कौन सी थीम है, इसके बारे में बातें कर ली, और कहां से इसको इंस्पायर किया गया। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछेगा कहां से इंस्पिरेशन इसके द्वारा ली गई है। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। बेसिकली बात की जा रही है रायसीना डायलॉग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को देखनी है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आप लोगों को सही देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बोले जा रहे रायसीना डायलॉग जो है वो स्टार्ट किया गया था 2010 में,
बोला गया होस्ट कहता है ऑब्जर्वर रिसर्च जो फाउंडेशन है कोलैबोरेट करती है होम मिनिस्ट्री के साथ में। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नोट करेक्ट है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर नोट करेक्ट के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो नोट करेक्ट का मतलब क्या यहाँ पर बेसिकली कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया नोट करेक्ट है, यानी कि एक तरीके से नोट करेक्ट वाली आप लोगों को बतानी है। तो ढंग से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप लोग चीजों को समझ पाओगे। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये जो बोला गया यहाँ पर स्टार्ट कब किया गया 2016 में, तो ये गलत हो गया। बोला गया होम मिनिस्ट्री के साथ में कोलैबोरेट कर रही है ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन, नहीं मैंने आप लोगों को बोला था कि ये बेसिकली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ में काम करती है। तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत थी, तो इस तरीके से आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बन जाते हैं अगर चीजों को आप लोग ढंग से समझते हैं सुनते हैं तो फिर आप लोग ढंग से आंसर कर पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि चीजों को ढंग से पढ़ो और ढंग से आंसर करो। तो कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो ढंग से शांति में अगर सुनोगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, सोचने से ही चीजें जो है वो आप लोगों को याद आ जाएंगी एकदम। ओके, तो एक एक पॉइंट माइंड में अगर क्रिस्टल क्लियर रहेगा तो कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडियन कंपनी के द्वारा 1.38 लाख जो पेटेंट है वो फाइल किए गए। ठीक है, तो काफी बड़ी बात है। 2015 से लेकर 2022 तक का टारगेट यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो हमारी कंट्री के जो यहाँ पर पेटेंट है वो 1.38 लाख है, जो कि काफी एक बड़ी संख्या आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। 2015 से लेके 2021 तक का यहाँ पर बेसिकली इनके द्वारा ये डेटा रखा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारी कंट्री के अगर पेटेंट यहाँ पर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो बढ़ गया है पहले के कंपेयर में। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट रिपोर्ट ये किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इंडियन पेटेंट रिपोर्ट जो है वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस जो कंपनी है जिसको नेस्कॉम आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर रिलीज की जाती है। तो एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा यहाँ पर। इसलिए बोलता हूँ चीजों को अगर ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आप लोगों को छूटने दूंगा, बस थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है और चीजों को ध्यान से सुनते हुए चलना है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर नेस्कॉम के बारे में तो ये नेस्कॉम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फोकस रिपोर्ट है यहाँ पर ये, जिसके तहत इंडिया में टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो इसके चलते यहाँ पर बेसिकली लार्जेस्ट मार्केट आप लोगों को अपने देश में देखने को मिलेगी। कई सारी हाइलाइट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को यहाँ पर जानकर खुशी होगी अपने देश के बारे में। हाइलाइट्स क्या है यहाँ पर, इनके इसके मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर रिपोर्ट के। यूएसए जो है वो रिमेन एक की एक्सपोर्ट रहा मार्केट फॉर इंडिया, जहां पर लगभग 9500 पेटेंट जो है वो फाइल किए गए बाय इंडिया। डोमिसाइल जो कंपनी है यूएसए के अंदर में, यानी कि वो कंपनी जो कि यूएसए के अंदर में आज के डेट में स्टेब्लिश है इंडिया की, उनके द्वारा सबसे ज्यादा पेटेंट यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिले, काफी हद तक फाइल किए गए 9500 के करीब, और 47% इनमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है 2015 से लेकर 2019 के बीच में। ये अच्छी बात है। यूएसए जो है वो कंटिन्यू विटनेस करता है इंक्रीज पेटेंट, जो कि यहाँ पर फ्रॉम द इंडियन कंपनी, जो कि यहाँ पर एक तरीके से मेजर एक्सपोर्टर रहती है। तो ये रिपोर्ट बोलती है यूएसए अकाउंट करता है 62% जो टेक एक्सपोर्ट जो किया जाता है 2022 तक का। तो यानी कि यूएसए में आप लोगों को पता है कि एक तरीके से टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है। यूएसए में इंटरेस्टिंग चीज मुझे क्या लगती है, वहां पर टैलेंट को फोकस किया जाता है। आप लोग ये नहीं देखेंगे ऊंची जाता है नीची जाता है, कौन से रीजन से निकल कर आ रहा है, टैलेंट है आ जाओ, बस टैलेंट होना चाहिए इंसान के अंदर में। 65% के करीब टोटल पेटेंट जो फाइल किए गए यूएसए में 2020-21 में वो इंडियन डोमिसाइल कंपनी थी। तो ये आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। 55% इन 2019 में थे, तो यहां पर इनकी संख्या भी आप लोगों को बढ़ती नजर आ रही है। फर्दर 45% टेक्नोलॉजी पेटेंट जो है फाइल किए गए, ये अभी यहां पर ग्रांट किए गए, तो इनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो रोल क्या है यहाँ पर, स्टार्टअप जो काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टार्टअप यानी कि नए नए जो बिजनेस अभी स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि स्टार्टअप से फायदा क्या हो रहा है। देखिए आज की डेट में एक होता है इंसान अपना जॉब कर ले जाकर, ठीक है, तो वो खुद क्या है किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, वहां पर जॉब कर रहा है। पर लेकिन अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, 4-5 को जॉब भी दे रहा है वो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मोदी जी यही चाह रहे हैं कि देश के अंदर में गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग न भागे, काम धंधा करे कुछ अपना, और उसी के साथ में अपने आप भी कमाए और दूसरों को भी यहाँ पर जॉब दें। ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओवर 60% ऑफ द टेक्नोलॉजी जो पेटेंट है वो फाइल किए जाते हैं इंडियन कंपनीज के द्वारा, स्टार्टअप के द्वारा, और 16.7% के करीब टेक पेटेंट आप लोगों को फाइल किए जाए इंडिविजुअल के द्वारा। यानी कि कंपनी भी फाइल कर रही है और इंडिविजुअल भी फाइल कर रहे हैं यहाँ पर लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर तो 60% के करीब जो है वो कंपनीज है, और 60 है कंपनीज और 16 यानी कि 16 है इंडिविजुअल या फिर एकेडमिक जो रिसर्च है, ठीक है। हाईएस्ट ग्रोथ कितनी है इसमें भी लगभग 60% की ग्रोथ आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। 400 के करीब टेक्नोलॉजी पेटेंट जो है वो इंडियन स्टार्टअप के द्वारा 2015 से लेकर 21 तक का फाइल किए गए। 45% के करीब यहाँ पर जो फ्रॉम 280 से यहाँ पर अभी देखने को मिला जो पेटेंट है 2015 से 2019 तक का यानी कि 19 तक का,
ये पीरियड है जिसमें काफी कुछ आप लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला। ठीक है, रटनी नहीं है चीजें, पता होना चाहिए कि सब चीजों में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। सॉफ्टवेयर की जो एप्लीकेशन है उसमें शानदार, और मेडिकल हेल्थ केयर में 21% के यहाँ पर पेटेंट अभी यहाँ पर रिलीज किए गए। ठीक है, बाकी 50% के करीब जो पेटेंट जो है यहाँ पर वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, मशीन लर्निंग हो गया, 2 गुना के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, यहाँ पर भी काफी अच्छा खासा इंक्रीमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया 33%, यहाँ पर 45%। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में काफी अच्छे खासे लेवल पर आप लोग यहाँ पर बेसिकली लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पर इंक्रीमेंट जो है वो आप लोगों को और अच्छे लेवल पर देखने को मिलेगा। तो ये एप्रिशिएट करने लायक चीजें आप लोगों के सामने होती है, ना कि इनके बारे में ये बोले कि यार ये कहां से क्या क्या हो रहा है। तो ये एप्रिशिएट करने लायक चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। जब शब्द यूज कहता है पेटेंट, तो इसका मतलब होता है एक तरीके से इंसान जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात कर रहा है, तो अपनी ओनरशिप एक्वायर कर रहे हैं। यानी कि अगर आज की डेट में आप लोगों ने कोई नया आविष्कार किया, आप लोगों ने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, कोई ऐसी चीजें बना दी जो अब तक नहीं थी, आप लोग बोलते हैं ये मेरा आइडिया है, मेरे दिमाग की उपज है, तो आप लोग उस पर अपना पेटेंट ले लेते हैं। तो अगर किसी को भी उससे रिलेटेड कोई काम करना है तो आप लोगों की परमिशन लगेगी वहां पर, और कोई भी काम करेगा तो आप लोग को वो रॉयल्टी देगा कि आप लोगों के द्वारा पाथ बनाया गया और ये इंसान जो है उस पाथ को फॉलो कर रहा है। ऐसे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कैटेगरी रहती है एक तरीके से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए कैटेगरी ऑफ ए प्रॉपर्टी जो कि इंक्लूड करती है यहाँ पर इनटेंजेबल, एक तरीके से जो क्रिएशन रहता है ह्यूमन जो इंटेलेक्ट, यानी कि अपनी बुद्धि के द्वारा यहाँ पर इनटेंजेबल, जिसको इंसान टच भी नहीं कर सकता एक तरीके से। मान लीजिए आप लोगों ने थॉट करके कोई ऐसी चीजें बता दी, ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं वो तो लंबे समय तक आप लोग उसको एक तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। क्रिएशन में कोई इनोवेशन हो गया, कोई लिटरेसी आर्टिक वर्क हो गया, कोई डिजाइन, कोई सिंबल, कोई नेम, कोई इमेज, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, कुछ भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं जो ऐसा जो कि एक तरीके से आप लोग का ही आविष्कार हो, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। मेन पर्पज क्या यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का, तो इंक्रीज करता है क्रिएशन ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ इंटेलेक्चुअल गुड। ठीक है, तो इसी के साथ में बात करें यहाँ पर एक बैलेंस रहता है यहाँ पर इनोवेशन और वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में हालांकि ये कल्चर नहीं था, पर लेकिन अभी ये चीजें बढ़ना स्टार्ट हो गई है, इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। आईपीआर की स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आप लोग यहाँ पर चीजें नजर आती है। ठीक है, इसके अंदर ऑफिस है जो कि कंट्रोल करते हैं अलग अलग रीजन पे। अगर आज की डेट में जैसे आप लोग यहाँ पर ये लोगो देखे, ठीक है, तो ये जो लोगो आप लोगों को दिख रहा है ये स्टडी लवर का लोगो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो स्टडी लवर का ये पेटेंटेड लोगो है। आज के डेट में अगर इस लोगो को कोई यूज कर रहा है बिना मेरी परमिशन के, तो उसके ऊपर यहाँ पर बेसिकली एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है बेसिकली एक पेटेंटेड लोगो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, यानी कि अपनी चीजों को इस तरीके से पेटेंट करा लेना कि कल को कोई अगर इस्तेमाल करे तो आप लोग उसको हटा सकते हैं वहां पर। तो पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारी चीजें अलग अलग कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलती हैं। जैसे कंटेंट के बारे में बात करें तो कंटेंट जो रहता है ये कॉपीराइटेड अगर कोई कर ले, यानी कि पूरा का पूरा कंटेंट कोई चुरा कर यहाँ पर यूज करे, तो उसको आप लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको आप लोग ये बोलेंगे। तो ये अलग अलग रीजन से आप लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको भौगोलिक संकेतक बोलते हैं कि उस एरिया में एक प्रोडक्ट फेमस है तो उसके बारे में बात कर ली जाती है। तो ये सारे एक तरीके एक राइट होते हैं, एक अधिकार होते हैं, ताकि ओरिजिनल कौन है उसके बारे में आइडेंटिफाई किया जा सके और कौन डुप्लीकेट है, यानी कि कौन रिबोक है और कौन रिबुक है, उसमें हम लोग एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट यहां पर कर सके। तो ये पर्पज रहता है हमारे देश में अभी यहाँ पर, ताकि लोग जो है आसानी से पेटेंट फाइल कर सकें और चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। तो पेटेंट अमेंडमेंट रूल लाया गया 2021 में, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर ये अमेंडमेंट कर रहा है यहाँ पर ताकि लोअर किया जा सके फाइनिंग, जो भी यहाँ पर किसी को पेटेंट फाइल करना है तो उसकी जो कॉस्ट लग रही है, उसका जो बेसिकली प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा हल्का किया जा सके, रिस्ट्रिक्शन जो लगा रखी है कम की जा सके और कमर्शलाइज किया जा सके रिसर्च को, उसके ऊपर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। नेशनल आईपीआर पॉलिसी भी हमारे देश में लेकर आई गई थी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल। तो इसके द्वारा काफी अच्छा हमारी कंट्री में इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसने चीजों को काफी ज्यादा रिवाइव किया। और ये सारी चीजें जो होती हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट जो प्रॉपर्टी राइट के रहे यहाँ पर, उनसे रिलेटेड यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। कंपलसरी लाइसेंसिंग आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर, प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे मेडिसिन वगैरह अफोर्डेबल अगर प्रोवाइड करानी है तो उसके लिए अलग से आप लोगों को फंडा देखने को मिलेगा। कोविड-19 की दवाई थी, वहां पर बोला गया कि इसके जो पेटेंट राइट है वो हटा दिए जाए ताकि लोगों को अफोर्डेबल दवाई मिल सके। तो ये एक तरीके से जो उसको बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको फ्री करना चाहता है या फिर उस पर पैसा कमाना चाहता है, तो उसका मेन पर्पज रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सारी चीजों को देखती है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कल को अगर कोई पूछ ले तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा तो आइडिया कम से कम रखना है। ठीक है, अभी अगर बात करें इंडियन पेटेंट रिपोर्ट के बारे में, तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, बेसिकली इसको अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस जो कंपनी है नेस्कॉम, जिसके द्वारा रिपोर्ट लाई गई है, तो ये याद रखिएगा हमारी कंट्री में एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ट्रेड एसोसिएशन है, जो कि यहाँ पर बेसिकली ये एक जो इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ में कनेक्ट करके आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी।
जो यहाँ पर ट्रेड करती है सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के अंदर में। इंडियन सोसाइटी एक्ट के थ्रू इसको यहाँ पर बेसिकली रजिस्टर कराया गया। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि, ये कोलकाता, मुंबई, पुणे और त्रिवेंद्रपुरम में आप लोग यहाँ पर इसके रीजनल ऑफिस देखने को मिलेंगे। ग्लोबल ट्रेड बॉडी जो है लगभग 2000 के करीब मेंबर हैं, 250 के करीब यहाँ पर कंपनीज आप लोगों को चाइना से देखने को मिलती हैं, यूके, जापान, यूएसए और यहाँ पर अलग अलग कंट्री, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेस्कॉम जो है हमारी कंट्री में, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर सर्विस, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, आईटी एनेबल्ड जो बीपीओ ये सर्विस के बारे में बात करें तो ये बेसिकली ये नेस्कॉम मेंबर है कंपनीज के, इसके जो भी यहाँ पर ये लोग काम करते हैं उसके ही मेंबर से निकालकर यहाँ पर ये पूरा एक ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि थोड़ी टेक्निकल थी, पर लेकिन क्वेश्चन बनते हैं यार एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इकोनॉमी के फील्ड में क्वेश्चन आप लोग ही बन जाएंगे। तो इंडियन पेटेंट रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये लॉन्च की जाती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस एंड कंपनीज के द्वारा। दूसरा बोला गया यहाँ पर एज पर द रिपोर्ट जो यूएस जो है वो यहाँ पर की एक्सपोर्टर है फॉर इंडिया, तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। तो बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये अबोव आर नॉट करेक्ट, ठीक है। तो नॉट करेक्ट का मतलब क्या होगा, कौन सी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, अभी मैंने डिस्कस किया। तो वैसे तो अगर यहाँ पर नोट हटा दें तो आंसर आप लोगों का भी हो जाता, पर लेकिन अभी आंसर आप लोगों का डी होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो नोट के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया करो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर छोटा सा, हालांकि ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूँ। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड ये राइट है, ये डिफाइन करता है एज क्या होती है यहाँ पर बच्चे की, आप लोगों को बताना है। 15, 16, 17, 18 बताइए क्या है। तो यहाँ पर 18 है, इसको आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल को चलकर कोई कंफ्यूजन हो माइंड में तो उसको क्लैरिटी में आप लोगों को रख के चलना है, कोई भी माइंड में कंफ्यूजन लेकर नहीं बढ़ना आगे, ओके। ये दवाई के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है सेल्फ रिप्लिकेटिंग mRNA कोविड-19 वैक्सीन जो वर्क करती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसके रिजल्ट यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोग। ये देखिए, मान लीजिए आज के डेट में आप लोग बॉडी के अंदर कोई दवाई डालते हैं और वो दवाई डालने के बाद में उसका जो डोज है वो छोटा सा डोज डाला आप लोगों ने, पर लेकिन उसके डोज के अपने आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होकर वो डोज जो है वो ताकतवर बनने लगा, इस तरीके से वो डोज जो है वो बढ़ने लगा। तो कैसा आप लोगों को लगेगा, तो इसका मतलब ये होगी वो डोज जो है वो और ज्यादा पावरफुल यहाँ पर होता हुआ जा रहा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, यानी कि सेल्फ रिप्लिकेट कर रहा है अपने आप को। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ऐसी दवाई जो है उसके अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो mRNA में यहाँ पर M है मैसेंजर और RNA है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आप लोगों को पता ही है, बेसिक बायोलॉजी की टर्म है, इसके बारे में बात की जा रही है। सेल्फ एम्पलीफाइंग मतलब एक छोटा सा डोज दे दिया उसके बाद में अपने आप एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर अभी फेज 3 की ट्रायल जो है उसमें यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे हैं, जिसके चलते बोला जा रहा है कि छोटा सा डोज देने के बाद भी ये बेसिकली पूरी बॉडी में एक अच्छा माहौल बना देगा, जिसके चलते दवाई जो है वो बीमारी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। बोला जा रहा है जो वैक्सीन है यहाँ पर ARCT-154 ये डेवलप की गई यहाँ पर बेसिकली एक कंपनी है जिसका नाम यहाँ पर है आर्किटेक्चर्स थेरेपेटिक्स होल्डिंग्स, ठीक है। तो ये बेस है यहाँ पर कहाँ पर, यूएसए के अंदर में, सेंट डिगो कैलिफोर्निया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ट्रायल जो की गई है वो वियतनाम के अंदर में की गई है, यानी कि कंपनी है यूएसए की, ट्रायल की जा रही है वियतनाम के अंदर में, नाम है ARCT-154। इसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली अभी ये दवाई डेवलप की गई है जो कि यहाँ पर mRNA वैक्सीन है। mRNA मतलब एक तरीके से मैसेंजर RNA की वैक्सीन है। ये यहाँ पर जैसे कि दोस्त फ्रॉम द फाइजर, बायोनेट, इसी के साथ में यहाँ पर मोडरेना, तो यूज कर रहे हैं मैसेंजर दवाई एनकोड करने के लिए स्पाइक प्रोटीन। कोरोना वायरस के साथ में बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली कोई वायरस होता है ना, तो उसका इलाज हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक क्या होता है, अगर कोई वायरस होता है तो अपना नेचर चेंज कर रहा होता है। अभी वायरस का नेचर मान लीजिए V1 है, थोड़ी देर में चेंज होकर इसका नेचर V2 हो गया, थोड़ी देर में चेंज करके इसका नेचर V3 हो गया। अगर दवाई V1 के लिए आप लोगों ने बना ली तो वो दवाई जो है V2 के ऊपर हो सकता है काम करे, हो सकता है काम न करे, वही दवाई हो सकता है V3 के लिए काम करे या फिर काम न करे। तो इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को आप लोगों को मिलने लगती है। तो कोई दवाई अगर आप लोगों ने बना ली है तो वो दो दवाई है यहाँ पर दूसरे के लिए काम कर रही है नहीं काम कर रही है, वो आप लोगों को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बेस पर यहाँ पर चीजें कई सारी आप लोगों को सामने नजर आएगी। तो इसी के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। तो mRNA जो है यहाँ पर ये अगर एक बार किसी की बॉडी में चलेगी तो ये अपने आप प्रोड्यूस करेगी कॉपी ऑफ द प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, जो कि यहाँ पर इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगी और इन्फेक्शन को यहाँ पर एक तरीके से साइड में करने में हेल्प करेगी। तो mRNA की जो वैक्सीन है ये इंप्रूव करेगी ट्रेडिशनल जो RNA का प्लेटफॉर्म है, और बॉडी के अंदर में आप लोग यहाँ पर काफी कुछ ढंग से डेवलप होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो एक तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, काफी अच्छे से यहाँ पर एक छोटा सा डोज देने के बाद भी एक शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर बॉडी के अंदर देगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये काफी अच्छी दवाई से मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी सी दी, फिर इसके बाद में यहाँ पर इसका एम्प्लीफिकेशन होने स्टार्ट हो गया और बॉडी में यहाँ पर फैलना स्टार्ट होगी। तो बॉडी में थोड़ी सी दवाई डालने के बाद भी यहाँ पर पूरी बॉडी में फैलेगी और पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो दुरुस्त करेगी, ताकि कल को बीमारी आती है तो उसको पटक पटक कर भगाया जा सके। तो ये बिल्कुल इंश्योर करेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर एक ट्रायल आप लोग बोल सकते हैं।
देखिए स्टार्टिंग में ना लग रहा था कोविड-19 का कुछ हो नहीं सकता है, सबको मार के छोड़ेगा, पर लेकिन दवाइयां बनानी स्टार्ट कर दी, आप रिजल्ट आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे आप लोग देखते हैं देर आते हैं पर लेकिन दुरुस्त आते हैं, थोड़ा सा पेशेंस भी हम लोग यहाँ पर रखना होता है, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर रिजल्ट आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली एक्सप्लेन पेज के अंदर कवर किया गया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ही। तो कुछ इंपोर्टेंट बातें आप लोग को बताता हूँ यहाँ पर। ये यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आज की डेट में आप लोग समझिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं अभी यहाँ पर, आज की डेट में मान लीजिए आप लोग जो है अपना एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइन आप लोगों ने कर रखा है कि हाँ इस टाइम आप लोगों को पढ़ना है और इस टाइम आप लोगों को सोना है। उसके लिए आप लोगों ने प्रॉपर घंटे दे रखे हैं, सोने के लिए आप लोगों ने 6 घंटे दे रखे हैं और पढ़ने के लिए आप लोगों ने 8 घंटे दे रखे हैं। ठीक है, पर लेकिन हुआ क्या हुआ, ये यहाँ पर आप लोगों को जो जिस टाइम पर सोना था उस टाइम पर आप लोग के घर में कोई आ गया, आप लोग मूवी देखने चले गए, कोई और दिक्कत हो गई, तो जिस टाइम पर सोना था उस टाइम पर आप लोग सो नहीं पाए। ठीक है, फिर आप लोग जो पढ़ने का टाइम था उसमें आप लोगों ने सोना स्टार्ट कर दिया, तो 6 घंटे आप लोग पढ़ने के टाइम पर सो गए और फिर पढ़ने के लिए ओनली 2 घंटे बैठे। अब ये आज का शेड्यूल था। अब आप लोग ये सोचिए जब कल का शेड्यूल आएगा तो कल के शेड्यूल में ऑलरेडी सेटल है कि आप लोगों को 6 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ना है। अब कल का शेड्यूल जो होगा अगर उसमें बोलने लगे आप लोग नहीं यार 2 घंटे यहाँ पर कम सोते हैं, 4 घंटे और 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने में लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को और ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देगा। तो पर लेकिन आप लोग यहाँ पर काउंट कर पा रहे हैं कि आप लोगों की घंटों की अहमियत क्या है, वो बेसिकली समझाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग ये सोचिए मान लीजिए आप लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं और मोटरसाइकिल चलाने के बाद में उससे जो धुआं निकल रहा है, आप लोगों को ये बता दें कि इसमें से इतना धुआं निकल रहा है एक बार में कि एक आदमी को ये बीमार कर सकता है। तो आप लोग मोटरसाइकिल चलाने से पहले 1000 बार सोचोगे कि क्या ऐसा कुछ है, तो आप लोग उसकी वेटेज समझ पाओगे। अभी यहां पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूएसए के द्वारा ऐसा ही बताया गया कि सोशल कॉस्ट क्या है यहां पर वो एस्टिमेट की जा रही है जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसके बारे में, यानी कि $51 यहां पर बताई गई है। एक तरीके से $51 मीनिंग यहां पर एवरी 1 टन पर कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग यहां पर निकाल रहे हैं, तो एक तरीके से पावर प्लांट से यहां पर, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि $51 जो है उसकी सोशल कॉस्ट यानी कि इकोनॉमी में वो 51 जो बेसिकली डॉलर का नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी आने वाले टाइम में। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल कर आ रही है वो नेगेटिव टाइम आने वाले टाइम में नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। कैसे, कोई यहाँ पर बीमार होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, सांस लेता हुआ उसको सांस की बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, कईयों की डेथ होती नजर आएगी, किसी को स्किन की बीमारी हो रही है, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो कोई ना कोई नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर निकल कर आएगा, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉस्ट काउंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 हुई थी ना उसमें बात की जा रही थी कि हम लोग चीजों को कंट्रोल करके चलेंगे, तो उसी के चलते यहाँ पर आने वाले टाइम में और चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही है कि यूनिट तैयार होगी। अब यहाँ पर समझ में आएगा कि 1 टन अगर कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो इकोनॉमी को यहाँ पर $51 का नुकसान हो रहा है, ये यहाँ पर काउंट कर रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, तो डोजन यानी कि दर्जनों नेशन जो है वो साथ में आ गए, लोकल गवर्नमेंट अब इसको काउंट करने के लिए ताकि इसका सोल्यूशन निकाला जा सके। जो यहाँ पर पेंसिल्वेनिया है, जो यहाँ पर एक काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर इसके अंदर जो एरिया है यूएसए के अंदर में, वो बोल रहे हैं कि कार्बन प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो यहाँ पर बेसिकली लेकर आ रहे हैं ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि अगर कोई यहाँ पर जो फोसिल फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी यहाँ पर, तो उसको कैसे काउंट कर सके ताकि पता चल सके कि अच्छा इतना आप लोगों ने यहाँ पर ये ईंधन जला दिया, इतनी नुकसान आप लोगों ने इन्वायरमेंट की कर दिए। तो 11 और राज्य साथ में आ गए हैं, कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस, तो कि यहाँ पर काउंट कर पा रहे हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये निकाल रहे हैं। तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली ये इसी को एक तरीके से फोकस करके चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरीके से राज्य अपने आप आ रहे हैं, तो कैलकुलेट करें कि फ्यूचर क्लाइमेट डैमेज क्या हो सकता है अगर आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए आज के डेट में आप लोगों ने क्या किया, आज की डेट में आप लोगों ने एक तरीके से उल्टा सीधा खाना स्टार्ट किया, बॉडी पर फैट चढ़ना स्टार्ट हो गया, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप लोग इस फैट को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ जो दूसरी कंट्री में है वो और ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा है, जैसे कनाडा ने तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इंपोज किया जाएगा फ्यूल चार्ज इंडिविजुअल पर, ठीक है, ताकि यहाँ पर पोल्यूटर जो है उनको समझाया जा सके। 27 नेशन ऐसे हैं जो कि यहाँ पर कार्बन टैक्स लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। तो अलग अलग काम लेकर चल रहे हैं ताकि एक तरीके से चीजों को कंट्रोल किया जा सके और सही डायरेक्शन में डाला जा सके। तो इसके ऊपर काम बेसिकली किया जा रहा है। कार्बन कोस्ट जो है, कार्बन अटेम्प्टिंग आप लोग यहाँ पर बोले, कार्बन कैप्चरिंग के बारे में बात की जाती है यहाँ पर कि हम लोग कार्बन कैप्चरिंग करें, जितना कार्बन रिलीज कर रहे हैं उतना ही हम लोग कैप्चर करें ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। तो कई सारे मुद्दे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, अब जो कंपनी यहाँ पर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है उन कंपनीज के काम कान खड़े हो जाएंगे, उनको पे करना पड़ेगा कितना नुकसान वो इन्वायरमेंट को पहुंचा रहे हैं। वरना मजे ले रहे थे, खूब प्रॉफिट कमा रहे थे, पर लेकिन अब पता चलेगा कि प्रॉफिट के साथ साथ में नुकसान कितना हो रहा है, तो उसका वो भी देखना पड़ेगा। तो कार्बन प्राइसिंग जो है वो यहाँ पर एक तो कार्बन गाइडिंग पॉलिसी होगी, अब यहाँ पर कार्बन
प्राइसिंग पॉलिसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। पेमेंट आप लोग करना पड़ेगा। मान लीजिए आप लोग घर से गाड़ी लेकर चले और आप लोग की गाड़ी ने इतना पोल्यूशन फैला दिया, तो उस पोल्यूशन का पेमेंट अलग से करना पड़ेगा। तो कल को कोई भी ऐसी गाड़ी चलाने से बचेगा जब यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का भी पेट पता चला, यहाँ पर पहले आप लोग डीजल यूज कर रहे हो, पेट्रोल यूज कर रहे हो, उसमें पैसे दे रहे हो, फिर इतना नुकसान पहुंचा दिया, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसके लिए पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे मार मुझे भाई, मुझे मार, ठीक है, तो वो वाली बातें निकल कर आएगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर नहीं तो बताएगा, क्लैरिटी फिर लाई जाएगी। पूरा अच्छे से ये टॉपिक जो है वो आप लोगों को डिस्कस किया। कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में यहाँ पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने यहाँ पर, काफी इंपोर्टेंट डिस्कशन था। सबसे पहले एक मोटिवेशनल क्वेश्चन हम लोगों ने देखी, इसी के साथ में एक इंपोर्टेंट डे हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। एनजीओ के बारे में काफी सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की, एक ओवरव्यू दिया। कई सारे क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए जिनका आंसर आप लोगों को बताया एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में रायसीना डायलॉग के बारे में काफी डिटेल में मैंने बातें की, कहां से निकल कर आया वो सारी बातें भी डिस्कस की, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रायसीना डायलॉग किससे निकाल कर लाया गया बताइए जरा, याद है वो भूल गए। इसी के साथ में पेटेंट वगैरह के बारे में मैंने आप लोगों से बात की काफी डिटेल में। कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, सारी बातें आप लोगों को बताई। और क्वेश्चन भी था आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया अच्छे से काफी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने आरएनए दवाई के बारे में यहाँ पर बातें की, mRNA कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें निकल कर आ रही है और पोल्यूशन कैसे फैल रहा है, वो सारी बातें हम लोगों ने जानी। हमारी कंट्री में पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाली, चेक करने वाली बॉडी का नाम आप लोग बताइए। आज का डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताना। बाकी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, डेली 2 वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती है जो कि आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में एक वीडियो मैंने डाली थी, छोटी सी वीडियो है यहाँ पर लगभग 8 मिनट की, वो आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से डिस्कस की। कल को चलकर अगर आप लोगों के पास में इंटरनेट नहीं है और फिर भी आप लोगों को पैसा ट्रांसफर करना है तो कैसे आप लोगों को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। इसको आप लोग जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छा एक हिंट देकर जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताइए। कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, वो भी बताइएगा, उसको दूर किया जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ पर इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ में यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।